नमस्कार साथियों, डिजिटल हेल्प विद डीसी पे आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आपको डिजिटल हेल्प विद डीसी पे एनवायरमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और जनरल साइंस के संबंधित वीडियोज अपलोड करूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हाउ टू क्रैक एग्जाम और हाउ टू ट्रिगर कट ऑफ मार्क्स, किस प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़ाई जाए। क्योंकि बहरहाल जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वह साइंस के टॉपिक या साइंस के जो भी बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक हो, नैनोटेक हो, आईटी हो, कंप्यूटर हो और जनरल साइंस हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें पता नहीं रहता किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल पढ़ना बहुत कुछ नहीं होता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर जब तक अपने को ये पता नहीं चलता क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा तो उस टॉपिक को पढ़ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतना लाभदायक नहीं रहता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके पश्चात आपको बताऊंगा कि ये है क्वेश्चन बोर्ड ने आज तक इस बोर्ड ने इस ईयर के अंदर इस एग्जाम के अंदर पूछे थे। अब सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक लेने के पीछे एक मेरा भी एक टारगेट है या फिर कुछ रीजन है। इसका रीजन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों को छूता हुआ टॉपिक है, जिसके अंदर आपको कुछ टर्म साइंस के भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके पश्चात ही अपन बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं और कुछ फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपको बायोटेक के बारे में बात करूं, आज का जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है आज का जो टॉपिक है वो है बायोटेक। अगर मैं आपको बायोटेक के बारे में बताऊं कि बायोटेक एक्चुअली के अंदर है क्या, तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक प्राचीन साइंस वर्तमान टेक्नोलॉजी। आप कहोगे ये क्या? इसका मतलब ये हुआ कि क्या था कि जो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, मेसोपोटामिया हो, चाहे आदि मानव हो, सबने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्टों का यूज किया, लेकिन पता नहीं था कि यह प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का है। क्योंकि उस टाइम पता था कि साइंस ये किसी न किसी प्रोसेस ये चीज बन गई है और साइंस उस टाइम ये साइंस थी, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं हुआ था। और अब ये क्या है? जैव प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। सो वी कैन से दैट ओल्ड साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक प्राचीन साइंस और वर्तमान विज्ञान प्रौद्योगिकी है। अब अपनी इसको एक जनरल डेफिनेशन क्या है वो भी सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए कि इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और एक का मतलब टेक। जहां भी बायो शब्द का प्रयोग होए तो वहां पर आप समझना, वहां पे आपको मतलब ये है कि वहां पे डायरेक्टली क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? वहां पर कोई भी आदमी आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है और यहाँ पर है टेक्नोलॉजी। अब आप समझे इसकी परिभाषा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवित जीवों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करना। क्या करना? मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करना। मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करना ही एक्चुअली के अंदर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही है किस प्रकार से अपन मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करें, इसे ही बायोटेक्नोलॉजी मुख्य रूप से कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मानव उपयोगी उत्पाद तो तैयार करने हैं, अच्छी बात है और करने भी चाहिए मानव उपयोगी उत्पाद तैयार, क्योंकि इतनी जनसंख्या के लिए अगर बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद तैयार नहीं करेगी तो नेचुरली इतने प्रोडक्ट नेचुरली रिसोर्सेज है नहीं। लेकिन यह प्रॉब्लम है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अच्छे से सिविल सर्विसेज के अंदर अगर बायोटेक को नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा कि एक्चुअली के अंदर इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट तैयार करने के लिए नींव क्या है। क्या है? सबसे पहले उसकी नींव क्या है? अगर मैं उसकी नींव की बात करूं तो आपको ध्यान रखना होगा उसकी नींव है डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए के अलावा इसकी नींव जो है वो है मोलिक्यूलर या मोलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है? तभी तो मैंने कहा ना कि यह एक आपको साइंस भी पढ़नी। मोलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब यह है कि यहाँ पे डीएनए, आरएनए और डीएनए आरएनए हो, क्रोमोसोम हो, जीन हो, प्रोटीन हो,
सब चेंजेस इसमें ही किए जाते हैं। मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूँ। आप समझते होंगे, आप सोचते होंगे, आपको मतलब एक विश्वास ऐसे करना होगा कि ये एक डीएनए है। डीएनए, ये एक डीएनए है और डीएनए का एक जो सूक्ष्म यूनिट होती है उसे कहते हैं जीन। जीन क्या है? जीन इज डीएनए पार्ट। डीएनए का एक पार्ट है जो आनुवांशिक गुणों को एक्सप्रेस करवाता है। जीन शब्द सबसे पहले जब मेडल ने इसकी खोज की थी तब फैक्टर नाम दिया था, बाद में जॉनसन ने से जीन कहा। तो एक्चुअली के अंदर ये जीन है, उस अपने बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उस जीन रेगुलेट करता है। कौन करता है? जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सारे के सारे जीन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब जीन खुद नहीं रेगुलेट करता, एक्चुअली के अंदर क्या है, जीन निर्माण करता है एक प्रोटीन की। क्या करता है? प्रत्येक जीन किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है और यह प्रोटीन आगे जा क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। ये प्रोटीन एक्सप्रेस करती है और प्रोटीन एक्चुअली के अंदर क्या होती है? किसी एक विशेष प्रकार के लक्षण को अभिव्यक्त करती है और अभिव्यक्त करने के कारण वो एक्चुअली में क्या है? किसी विशेष प्रकार के लक्षण को रेगुलेट करने का काम करती है और ये फंक्शनल पार्ट करती है। अगर ऐसा हो कि अपन इस जीन को चेंज ही कर दे, किसी बॉडी के अंदर अपन इस जीन को ही चेंज कर दे, तो क्या होगा? उस विशेष प्रकार की जीन का जो कार्य होगा वो बाधित हो जाएगा। और अपन जो चीज अगर चाहते हैं, ऐसा हो कि अपन चाह रहे हैं कि कोई डिजीज है और इस पर्टिकुलर जीन की वजह से हो रहा है, अगर अपन उस जीन को रिप्लेस कर दे तो ऐसा होगा ना कि वो डिजीज का जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा और उस वजह से क्या होगा कि जब प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन के नहीं बनने से क्या होगा? एक्चुअली के अंदर वह लक्षण इनहिबिट हो गया या फिर रेसेसिव कंडीशन के अंदर रह गया। तो इसका जो नींव या इसका जो बेस है वो क्या है? एक्चुअली के अंदर अपने को वर्क किस पे करना है? डीएनए पे करना है। डीएनए पे अपने को वर्क करना है। डीएनए के अंदर तोड़ मरोड़ करके ही बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो जब भी बायोटेक्नोलॉजी आए तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को याद करें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अपन चेंजेस किसमें करते हैं? अपन चेंजेस करते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए का छोटा पार्ट होता है जीन, जो सब कार्य को रेगुलेट करता है। अगर मैं किसी वजह से या किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर किसी बॉडी के जीन चेंज करूं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और अपन जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वांछित प्रोडक्ट मात्र और मात्र बायोटेक्नोलॉजी के मॉलिक्यूलर पार्ट के अंदर ही अपन चेंजेस करके बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने आपको थोड़ा पहले बायोटेक्नोलॉजी से पहले ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि ये इस क्षेत्र के अंदर कार्य करती है। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप बताऊं कि आपको इतना उपयोगी क्यों है बायोटेक्नोलॉजी, इतना उपयोगी बायोटेक्नोलॉजी क्यों है भाई, इतना ज्यादा आज के समय का ज्यादा प्रासंगिक साइंस क्यों बनता जा रहा है? तो उसका कारण यह है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे मैं इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के बारे में आपसे बात करूं कि एग्रीकल्चर के अंदर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट की सभी प्रकार की गतिविधियों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। प्री का मतलब कोई अपन बीज बोते हैं तो आजकल सारे के सारे बीज ऐसे आ गए हैं, ऑर्गेनिक बीज आ गए हैं, मतलब जैविक खाद आ गया है और जैविक खाद बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया है। इसके अलावा आज जीएम फसलें आ गई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जिसके अंदर इस प्रकार से ही खाद तैयार की गए हैं जिससे नुकसान नहीं होते हैं, उसे कम पानी की जरूरत होती है और इतना अच्छा खाद भी उनको नहीं चाहिए होता है। वह इस प्रकार के जिस प्रकार के वातावरण के अंदर रहते हैं एबायोटिक क्लाइमेट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा अपने पास अगर मैं पोस्ट हार्वेस्ट की बात करूं तो पहले क्या होता था कि कुछ इस प्रकार की किस्में होती थी अपन, जैसे मैं टमाटर की किस्म की बात करूं, जैसे मैंने टमाटर बोए मेरे खेत के अंदर और टमाटर की फसल होने के पश्चात एक टमाटर में इकट्ठा करने के पश्चात कटाई वटाई सब होने के पश्चात एक टमाटर में रोग होने की वजह से सारे के सारे टमाटर नष्ट हो गए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने एक्चुअली के अंदर ऐसी ऐसी किस्में तैयार की है जिसके माध्यम से आप पोस्ट हार्वेस्ट को रोक सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को किस प्रकार से प्लांट के अंदर डाला जाए, जिसके अंदर आप विटामिन ए को देख सकते हैं, किस प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स रोधी प्लांट तैयार किए जाए उसके अंदर आप देख सकते हैं, बीटी कॉटन को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया जाता है, तो आप चिकित्सा का ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी उपयोग नहीं की जा रही। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल केस के अंदर एक डिजीज की बात करता हूं। एक डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर दोनों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो आज के समय के अंदर किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसे सन 1983 के अंदर कैरी मुलिस ने इसकी खोज की
और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा तरीके का डायग्नोसिस करती है किसी भी डिजीज का। इसके अलावा जो वेस्टर्न ब्लोकन टेस्ट हो, विडाल टेस्ट हो, जितने भी एलिजा टेस्ट हो, सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि अपन किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बायोटेक्नोलॉजी ने बनाई है। बहरहाल सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी वह तो वैसे ही एक संयोग से बन गई थी, लेकिन उसके पश्चात उस टाइम पता नहीं था ये कि यह एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। अब अपने को पता चल गया कि जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई गई थी, जो पेनिसिलियम नाम की एक एंटीबायोटिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सबसे पहले दर्द को कम करने के लिए बनाई गई थी। अब उसके अलावा जो डायबिटीज है उसके लिए इंसुलिन तैयार किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी ने उस इंसुलिन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है एबीसी, उसके अंदर चेंजेस करके ह्यूमिलिन प्रकार का मानव उपयोगी इंसुलिन तैयार किया है। वह भी बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उपयोग है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चिकित्सा का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में ही भरसक उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि जो भी अपने वेस्ट वाटर जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वह भी मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी ने आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि वह अपने इस बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी टेक्निक के इस माध्यम से वह वाटर को वापस रिसाइकिल कर सकती है, जिससे क्या है मानो कि जो भी अन्य पेयजल के अलावा जो उपयोगी है वह पूरी हो जाती है। कृषि के अंदर कल कारखानों में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी शायद ऐसा कोई भी इस क्षेत्र नहीं होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा। इस वजह से ही यह प्रासंगिक साइंस ज्यादा है इस समय की। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि जो भी ये पोल्यूशन होता है, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कल कारखाने हैं, कल कारखानों के अंदर चिमनियां लगाई जाती है और चिमनियों के ऊपर जो फिल्टर तैयार की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी ही तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम किया जाए। इसकी वजह से एक्चुअली के अंदर क्या हुआ, उस विशेष क्षेत्र के अंदर पोल्यूशन कम हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी शायद क्षेत्र नहीं होगा जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती। तो ये था उसकी प्रासंगिकता का एक जनरल इंट्रोडक्शन। 1 बाय 1 करके जब मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कृषि के क्षेत्र में क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन विस्तृत रूप से चलेंगे, लेकिन अपने एक प्रासंगिकता के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब यह है कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट तैयार करने के लिए अपने पास, मैंने आपको बताया कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही जाना होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन जनरल केस के अंदर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट कोई भी है तो इन सोचे कि अपन वहीं अगर वर्क करें तो ही अपने को बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है और मानव उपयोग के लिए काम आ सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ प्रकार के कारक होते हैं, कुछ चीजें चाहिए होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब सबसे पहला अपने को डीएनए चाहिए। अब इसके अंदर कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां आती है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भाई कुछ ऐसी पारिभाषिक शब्दावलियां है जो मुख्य रूप से आती है, शॉर्ट के अंदर मैं बताता हूँ। सबसे पहला है होस्ट सेल, परपोषी कोशिका। क्या है? होस्ट सेल। सबसे पहली जो सेल है उसे कहते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल का वह उसे कहते हैं जिसके अंदर अपन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उसके अंदर अपन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उस विशेष प्रकार की कोशिका को होस्ट सेल कहते हैं। इसके अंदर अपने को आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। एक वेक्टर यूज किया जाता है, वाहक, जो मुख्य रूप से क्या है, डीएनए को ले जाकर होस्ट सेल के अंदर डालता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको एक डीएनए चाहिए। उस डीएनए को कट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले इसकी अगर शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बाद में अपन इन सब पे एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। सबसे पहले अपने को डीएनए चाहिए। डीएनए के खंडों को काटने के लिए अपने पास क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एक विशेष प्रकार के एंजाइम चाहिए जिसे प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। उस एंजाइम ने डीएनए खंड को काटा। अब अपने को चाहिए वाहक, और ये वाहक मुख्य रूप से ले जाएगा परपोषी कोशिका या होस्ट सेल के अंदर डीएनए को, और डीएनए की बनाएगा कॉपियां, और ये कॉपियां फिर ह्यूमन यूज के लिए आएगी उपयोगी। तो इस प्रकार से इस टाइप से बनाया जाता है कि एक डीएनए हो आपके पास, फिर एंजाइम उस डीएनए को काटे, फिर आप वाहक या किसी व्हीकल के माध्यम से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है व्हीकल, आप किसी भी व्हीकल के माध्यम से इस प्रोडक्ट को किसमें डालते हो? परपोषी कोशिका के अंदर। और परपोषी कोशिका के अंदर इसका ग्रो कराया जाता है, हजारों कॉपियां तैयार की जाती है।
फिर वे कॉपियां मानव उपयोग के लिए काम आती है। यहाँ पर ही अगर डीएनए का अगर एंजाइमों से काटते हैं तो यहाँ पर भी एक्चुअली के अंदर चेंजेस की जाती है किसी विशेष प्रकार के जीन के अंदर, जो चेंजेस एक्चुअली के अंदर दिखते कहाँ है, प्रपोसी कोशिका में, फिर अपन यूज लेते हैं। तो ये प्रोसेस बड़ा लेंदी प्रोसेस है। सबसे पहले इसके लिए अपने को बहुत ही अच्छे से हर एक टर्म को पढ़नी जरूरी है। ये तो इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि ये चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूछी जाती है और ये चीजें अपने को पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से ये मेरा वीडियो था कि बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली किसे कहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेस क्या है, नींव क्या है। बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट तैयार करना हो तो आपको किस साइंस में छेड़छाड़ करनी होगी, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअली के अंदर इतनी प्रासंगिक क्यों है, तो इतनी प्रासंगिक बनती क्यों जा रही है, उसके पीछे यह रीजन है प्रासंगिक बनने के पीछे उसका हर क्षेत्र के अंदर उपयोग है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पोल्यूशन के अंदर हो, चाहे वो कल कारखानों के अंदर हो, चाहे वेस्ट जो प्रोडक्ट ट्रीटमेंट हो, तो हर क्षेत्र के अंदर इसलिए ज्यादा होलिस्टिक है। प्राचीन साइंस वर्तमान की प्रौद्योगिकी है और ये चीजें अपने को टूल्स के तौर पे चाहिए होती है जिससे अपन काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।